क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर दिखने वाली हर चीज, ये माइक, पानी की बोतल, हवा और हमारा अपना शरीर आखिर बना किससे है? विज्ञान का जवाब तो काफी सीधा है। सब कुछ परमाणुओं यानी एटम्स से बना है। ये पदार्थ की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई है, बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन असली और ज्यादा दिलचस्प सवाल तो ये है कि एक परमाणु, एक एटम दिखता कैसा है? हाँ, यही सवाल है। और इसी एक सवाल ने वैज्ञानिकों को एक सदी से भी लंबी एक अविश्वसनीय यात्रा पर भेज दिया। हम्म आज हम उसी यात्रा के शुरुआती लेकिन सबसे जरूरी पड़ावों पर एक गहरी नजर डालेंगे। ये एक शानदार कहानी है सच में। हम देखेंगे कि कैसे परमाणु की हमारी समझ एक मिठाई जैसी चीज से शुरू हुई, फिर एक छोटे से सौरमंडल में बदली और आखिर में कुछ ऐसे अजीब और क्रांतिकारी नियमों तक पहुंची जिन्होंने भौतिकी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं और शुरुआत एक मजेदार सवाल से करते हैं। अगर परमाणु एक मिठाई होता तो वो कैसा दिखता? 19वीं सदी के अंत में जे थॉमसन के पास इसका एक जवाब था। हाँ, जे थॉमसन, वो एक ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे और ये समझना जरूरी है कि वो कहाँ से शुरुआत कर रहे थे। उस समय तक ज्यादातर लोग मानते थे कि परमाणु एक ठोस अविभाज्य गेंद की तरह है, मतलब जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल। लेकिन 1897 में थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, एक नेगेटिव चार्ज वाला कण। और इस एक खोज ने तो सब कुछ बदल दिया होगा। अगर परमाणु के अंदर कुछ है तो इसका मतलब वो एक ठोस गेंद तो नहीं हो सकता। सही बात है, उसके अंदर जरूर कोई संरचना, कोई स्ट्रक्चर होगा। और यहीं से एक नए मॉडल की जरूरत पैदा हुई। एक ऐसा मॉडल जो इलेक्ट्रॉन को भी समझाए। हाँ, और यह भी समझाए कि परमाणु कुल मिलाकर न्यूट्रल क्यों होता है, मतलब उस पर कोई चार्ज क्यों नहीं होता। तो उन्होंने क्या कल्पना की? वो मिठाई वाली बात क्या थी? उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल पेश किया। हम अपनी आसानी के लिए इसे तरबूज मॉडल भी कह सकते हैं। अच्छा, तरबूज मॉडल। कल्पना कीजिए कि पूरा परमाणु तरबूज के लाल गूदे की तरह एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है और ये चार्ज हर जगह बराबर फैला हुआ है। ठीक है, तो एक बड़ा सा पॉजिटिव तरबूज, लेकिन इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? थॉमसन ने सोचा कि जैसे तरबूज में काले बीज बेतरतीब ढंग से धसे होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव गोले में जगह जगह धसे हुए हैं। बिल्कुल। इस मॉडल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि ये परमाणु की न्यूट्रलिटी को आसानी से समझा देता था। मतलब जितना भी प्लस चार्ज वाला गूदा था उतने ही माइनस चार्ज वाले बीज थे। दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और एटम न्यूट्रल हो गया। हाँ, सुनने में बड़ा सरल और सुरुचिपूर्ण लगता है। लगता तो है, पर क्या ये सही था? नहीं, ये बिल्कुल गलत था। लेकिन ये एक क्रांतिकारी पहला कदम था। इसकी असली अहमियत ये थी कि इसने परमाणु को एक ब्लैक बॉक्स से निकालकर एक ऐसी चीज बना दिया जिसके अंदर झांका जा सकता था। इसने एक दरवाजा खोला। हाँ, पर यह सिर्फ एक विचार था जिसके पीछे कोई मजबूत प्रायोगिक सबूत नहीं था। का मॉडल एक अच्छा पहला अनुमान था, पर विज्ञान अनुमानों पर नहीं, सबूतों पर चलता है। सही बात। तो अगला सवाल ये था कि इस तरबूज को काट कर कैसे देखा जाए कि अंदर वाकई क्या है। और इस सवाल का जवाब एक बहुत ही चौंकाने वाले प्रयोग से मिला। यहीं पर कहानी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड की एंट्री होती है, जो थॉमसन के ही छात्र थे, है ना? हाँ बिल्कुल। उन्होंने एक ऐसा प्रयोग डिजाइन किया जो इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगों में से एक माना जाता है, मशहूर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। सोने की पन्नी वाला प्रयोग। इसका सेटअप क्या था? सेटअप सुनने में बड़ा सीधा है। उन्होंने पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा कणों की एक तेज किरण ली और उसे सोने की एक बेहद पतली पन्नी पर दागा। ये पन्नी इतनी पतली थी कि सिर्फ कुछ हजार परमाणु ही मोटी रही होगी। और उम्मीद क्या थी? अगर थॉमसन का तरबूज मॉडल सही होता तो इन अल्फा कणों के साथ क्या होना चाहिए था? परमाणु में फैला हुआ था, कोई एक जगह मजबूत नहीं थी। तो कणों को सीधे निकल जाने चाहिए थे। हाँ, उम्मीद यही थी कि ज्यादातर कण या तो सीधे निकल जाएंगे या फिर बहुत मामूली से कोण पर मुड़ेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं। जो नतीजे मिले वो हैरान करने वाले थे। 3 मुख्य बातें सामने आई। क्या थी वो? 1, ज्यादातर अल्फा कण वाकई पन्नी से सीधे निकल गए, जैसे वहां कुछ हो ही नहीं। 2, कुछ कण छोटे छोटे कोणों पर मुड़ गए। और तीसरा, जो सबसे अविश्वसनीय था, लगभग 20,000 में से एक कण 180 डिग्री पर वापस उछल गया। सीधा वापस।
रदरफोर्ड ने खुद कहा था कि ये वैसा ही था। हाँ, जैसा 15 इंच का तोप का गोला टिश्यू पेपर के एक टुकड़े पर चलाएं और वो लौटकर आपको ही लग जाए। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। ये एक भूचाल लाने वाला पल था। इसका एक ही मतलब हो सकता था, थॉमसन का मॉडल गलत था। पूरी तरह से गलत। हाँ। और इन नतीजों से रदरफोर्ड ने परमाणु की एक पूरी नई तस्वीर पेश की। चलिए उन नतीजों को एक एक करके समझते हैं। पहला, ज्यादातर कण सीधे निकल गए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका एक ही मतलब था कि परमाणु का लगभग सारा हिस्सा खाली है। ये कोई ठोस तरबूज नहीं है, बल्कि ज्यादातर खोखला है। बिल्कुल। और वो कुछ कण जो वापस उछल गए, वो तो किसी बहुत मजबूत चीज से टकराए होंगे। हाँ, और ये दूसरे निष्कर्ष की ओर इशारा करता है। परमाणु का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा वजन उसके केंद्र में एक बहुत ही छोटी सघन जगह में केंद्रित है। इसी से टकराकर वो कण वापस आए। हाँ, इसी भारी पॉजिटिव केंद्र से जब कोई अल्फा कण सीधे टकराया तो उसे जोरदार धक्का लगा और वो वापस उछल गया। रदरफोर्ड ने इस केंद्र को नाभिक यानी न्यूक्लियस नाम दिया। एक मिनट, अगर परमाणु का सारा वजन एक बहुत ही छोटी सी जगह में है और बाकी सब खाली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम और हमारे आसपास की हर ठोस चीज असल में 99.99% खाली जगह है। ये विज्ञान के सबसे दिमाग हिला देने वाले तथ्यों में से एक है, लेकिन ये सच है। ये सोचना ही अजीब है। और यहीं से तीसरा निष्कर्ष निकला। अगर पॉजिटिव चार्ज केंद्र में है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कहाँ है? रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर वैसे ही चक्कर लगाते हैं जैसे ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। तो हमें एक नई तस्वीर मिली, एक छोटा सा भारी नाभिक और उसके चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन, एक छोटा सौर मंडल। हाँ, एक छोटा सोलर सिस्टम। ये मॉडल थॉमसन के मॉडल से कहीं ज्यादा बेहतर लग रहा है, लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, है ना? हाँ, एक बहुत बड़ी जानलेवा समस्या। यहाँ क्लासिकल भौतिकी के नियम आड़े आ गए। मैक्सवेल के सिद्धांतों के अनुसार कोई भी चार्ज किया हुआ कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो उसे ऊर्जा छोड़नी चाहिए। बिल्कुल, उसे लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में ऊर्जा छोड़नी चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खोते खोते एक स्पाइरल रास्ते पर चलता हुआ एक सेकंड के बहुत छोटे से हिस्से में ही नाभिक में गिर जाएगा। एकदम सही। इस हिसाब से रदरफोर्ड का परमाणु स्थिर हो ही नहीं सकता था। और अगर परमाणु स्थिर नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, ना हम ना कोई और चीज। तो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज तो कर ली, पर उन्होंने एक ऐसा मॉडल बना दिया जो सिद्धांत के हिसाब से तुरंत खत्म हो जाना चाहिए था। तो रदरफोर्ड ने एक खूबसूरत मॉडल बनाया जो खुद को ही नष्ट करने पर तुला था। इसे बचाने के लिए एक हीरो की जरूरत थी। और वो हीरो थे डेनमार्क के भौतिक शास्त्री नील्स बोहर। 1913 में उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने कहा कि परमाणु की दुनिया में क्लासिकल भौतिकी के नियम लागू ही नहीं होते। मतलब? बड़े लेवल के नियम छोटे लेवल पर काम नहीं करते। हाँ, उन्होंने कहा वहां क्वांटम दुनिया के अपने नियम चलते हैं। क्वांटम, ये शब्द ही रहस्य में ही लगता है। तो क्या थे बोहर के नियम? उन्होंने कुछ बहुत ही अजीब लगने वाले नियम सामने रखे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण था निश्चित कक्षाओं का नियम। निश्चित कक्षाएं? हाँ, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कहीं भी नहीं घूम सकते। वे केवल कुछ खास पहले से तय ऊर्जा वाली कक्षाओं या एनर्जी लेवल्स में ही चक्कर लगा सकते हैं। जैसे किसी स्टेडियम में दौड़ने के लिए खास लेन बनी होती है, उन्हीं में दौड़ना है, बीच में कहीं नहीं। बहुत अच्छी उपमा है। और यहीं पर उनका दूसरा सबसे क्रांतिकारी नियम आता है। वो क्या था? बोहर ने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी इस खास अनुमत कक्षा में है, वो ऊर्जा का विकिरण नहीं करेगा। एक मिनट, ये तो नियमों को तोड़ने जैसा लगता है। बोहर ने बस कह दिया कि जब इलेक्ट्रॉन खास ऑर्बिट में है तो वो ऊर्जा नहीं खोएगा। हाँ, उस समय के लिए ये एक जादुई नियम जैसा ही लगा। इसका कोई कारण नहीं था। उनके पास इसका गहरा क्यों नहीं था, लेकिन ये मैक्स प्लैंक और आइंस्टाइन के शुरुआती क्वांटम विचारों पर आधारित था। उनका तर्क था कि भले ही अजीब लगे, लेकिन इसे मानने से परमाणु की स्थायित्व की समस्या हल हो जाती है। इलेक्ट्रॉन अब नाभिक में नहीं गिरेगा। अच्छा, तो परमाणु अब स्थिर हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु ऊर्जा सोखते भी हैं और छोड़ते भी हैं। वो कैसे होता है? इसका जवाब बोहर के तीसरे नियम में है, क्वांटम छलांग। क्वांटम जंप? हाँ, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा, जिसे क्वांटा कहते हैं, को सोखकर निचली कक्षा से ऊंची कक्षा में छलांग लगा सकता है। और जब वो वापस आता है? जब वो ऊंची कक्षा से निचली कक्षा में वापस कूदता है, तो ऊर्जा के उसी निश्चित पैकेट को
प्रकाश यानी एक फोटॉन के रूप में बाहर निकालता है। ये छलांग शब्द ही कितना अजीब है। मतलब इलेक्ट्रॉन बीच के किसी रास्ते से नहीं जाता, वो बस एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो जाता है। यही तो क्वांटम दुनिया का अनोखापन है। ये असतत है, निरंतर नहीं। और क्योंकि ये ऊर्जा स्तर निश्चित हैं, इसलिए उत्सर्जित होने वाले प्रकाश का रंग भी निश्चित होता है। अच्छा। और इसी एक विचार से हाइड्रोजन परमाणु से निकलने वाले प्रकाश के रेखीय स्पेक्ट्रम की एकदम सटीक व्याख्या हो गई, जो दशकों से एक पहेली बनी हुई थी। वाह! तो बोहर ने एक तीर से दो निशाने लगाए, परमाणु का स्थायित्व भी समझाया और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पहेली भी सुलझा दी। हाँ, ये एक बहुत बड़ी सफलता थी, जिसके लिए उन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। लेकिन जैसा कि हमने देखा, विज्ञान की कहानी कभी खत्म नहीं होती। तो क्या बोहर का मॉडल एकदम सही था? नहीं, ये भी कहानी का अंत नहीं था। बोहर का मॉडल हाइड्रोजन जैसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए ही जादू की तरह काम करता था। और बड़े परमाणुओं के लिए? एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के जटिल स्पेक्ट्रम को ये नहीं समझा पाया। साथ ही स्पेक्ट्रम की बारीक रेखाओं की व्याख्या भी ये मॉडल नहीं कर सका। तो इस पूरी यात्रा का सार क्या है? हमने एक तरबूज से शुरुआत की, फिर एक छोटे सौर मंडल तक पहुंचे, जो सैद्धांतिक रूप से अस्थिर था, और अंत में एक नियम आधारित क्वांटम सिस्टम पर आए, जिसने पहली बार परमाणु को स्थिरता दी, लेकिन जो अभी भी अधूरा था। ये यात्रा दिखाती है कि विज्ञान कैसे काम करता है। कोई भी मॉडल पूरी तरह बेकार नहीं गया। हर गलत मॉडल भी एक जरूरी सीढ़ी था। थॉमसन ने हमें इलेक्ट्रॉन दिखाया, रदरफोर्ड ने नाभिक बताया और बोहर ने परमाणु को स्थिर बनाया। बिल्कुल, थॉमसन ने हमें परमाणु के अंदर झांकने का पहला रास्ता दिया और रदरफोर्ड ने उनके मॉडल को गलत साबित किया। लेकिन इस प्रक्रिया में नाभिक और परमाणु के खालीपन की क्रांतिकारी खोज की। और फिर बोहर आए। हाँ, और भले ही उनका मॉडल भी अधूरा था, पर उन्होंने ये स्थापित कर दिया कि परमाणु की दुनिया को समझने के लिए हमें नए, अजीब क्वांटम नियमों की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने भौतिकी को क्लासिकल दुनिया से क्वांटम दुनिया में धकेल दिया। एकदम। और इन्हीं प्रयासों ने आधुनिक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की नींव रखी, जो इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित कक्षा में घूमते छोटे से ग्रह की तरह नहीं देखता। बिल्कुल नहीं। आज का मॉडल इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर एक संभावना के बादल या प्रोबेबिलिटी क्लाउड के रूप में देखता है। मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां उसके पाए जाने की संभावना कहीं ज्यादा तो कहीं कम होती है। हाँ, लेकिन उसकी कोई निश्चित जगह नहीं होती। ये और भी ज्यादा अजीब है, लेकिन ये वास्तविकता का सबसे सटीक वर्णन है जो हमारे पास है। बोहर का मॉडल ने एक बहुत ही अजीब विचार पेश किया कि परमाणु स्तर पर चीजें केवल कुछ विशेष अवस्थाओं में ही मौजूद हो सकती हैं, उनके बीच में नहीं। ये क्वांटाइजेशन का विचार आज आधुनिक भौतिकी का आधार है। लेजर से लेकर कंप्यूटर चिप्स तक। ये सोचने पे मजबूर करता है कि अगर हमारी दुनिया के बुनियादी कण इतने अजीब, असतत और जंपी नियमों का पालन करते हैं, तो वास्तविकता की प्रकृति के बारे में इसका क्या मतलब है? क्या हमारी दुनिया के और भी पहलू हैं जो हमें केवल निरंतर या स्मूथ लगते हैं, लेकिन असल में वे भी असतत या क्वांटिटाइज्ड है?